वेलकम टू जीकेम क्लासेस। आप सभी का स्वागत है जीकेम क्लासेस में। कल आपका जियो साइंटिस्ट यूपीएससी जियो साइंटिस्ट का एग्ज़ाम है। उस एस्पायरेंट्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, नेगेटिव मार्किंग में नहीं रहेंगे, है ना। फर्स्ट पेपर आपका जनरल स्टडीज़ रहेगा, जिसमें जस्ट ओवरव्यू रहेगा पूरे ईयर में जो जो जीएस होता है ना, जीएस आपको इजीली मालूम चल जाएगा। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप उसको एक बार जस्ट देख के जाइए। उसमें सिर्फ पास करना होता है। और आपका मेन पेपर रहता है केमिस्ट्री, जिसमें कि आपको स्कोर करना पड़ता है। करीब 80 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए आउट ऑफ 100, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन का लेवल टू हाई भी नहीं रहता है और टू लो भी नहीं रहता है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन रहता है। मतलब अगर आप कहेंगे तो नीट लेवल से थोड़ा ऊपर और जैम के एग्ज़ाम से थोड़ा सा नीचे रहता है उसका लेवल, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं कहेंगे हम। तो आप जो है अभी तो रिवीजन कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप सिंपली जो है एक बार एनसीईआरटी को अच्छे से देख करके चले जाइए। बहुत अच्छी एग्ज़ाम है ये, और इसमें सिलेक्शन होने के बाद आपको ग्रुप ए की सर्विस मिलती है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रुप ए की सर्विस मिलती है जो डायरेक्ट मिनिस्ट्री के अंडर में है, करेक्ट। तो केमिस्ट्री से आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, बस केमिस्ट्री को सीखते रहिए अच्छे से, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक डील करते हैं हम लोग, जो कि हम लोग आज सीएफटी देखेंगे, ठीक है। कल जैसे हमने वीबीडी देखा था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखा था, डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन भी देखे थे, उसके और भी एग्जांपल्स है। अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक में अगर कोई भी आपको दिक्कत आई हो तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कीजिए मेरे ग्रुप में, चैट बॉक्स में, हम आपको रिप्लाई करेंगे, है ना। और जैसा कि मैं बताते रहता हूँ कि अगर सेलाइन की ज़रूरत पड़ी तो वीडियो लेक्चर दे करके मैं आपको इसका रिप्लाई करूंगा। और जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए कहूँगा कि ये लेक्चर आपके लिए तभी बेनिफिट होगा जब आके मेरे डिस्क्रिप्शन में जो लिखा हुआ है लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 उसको देखिए। आज जो है 6 लेक्चर हम लोगों का चल रहा है, तो इसमें हम लोग सीएफटी को डील करेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को देखने के लिए हम लोगों को डी ऑर्बिटल्स की डिटेल शेप के बारे में जानकारी चाहिए, है ना। और उसके बाद फिर हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी देखेंगे ऑक्टाहेड्रल का आज। और फिर हम लोग हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस देखेंगे कि कैसे बनता है हाई स्पिन लो स्पिन, क्या ऐसा वहाँ होता है जिसके कारण कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन बनता है, कभी लो स्पिन बनता है ना। और एक दो एग्जाम्पल को देखेंगे, ठीक है। इसी से हम अपना चैप्टर को कंक्लूड करेंगे आज का लेक्चर को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सीएफटी से, ठीक है। तो अब इन डिटेल स्टडी हम लोगों का चल रहा है, एडवांस लेवल में हम लोग घुस चुके हैं। तो सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ये बिल्कुल अलग इसलिए है क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपका क्या दिया हुआ था कि मेटल टू लिगेंड जो है वो अप्रोच कर रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है ना। जबकि यहाँ ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो लिगेंड है आपका, जो लिगेंड है ये एक्ट करता है एज ए पॉइंट चार्ज, है ना। ये कैसे एक्ट करता है, एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करता है जो सेंट्रल मेटल के चारों ओर वो अप्रोच करता है। चारों ओर इन द सेंस जो उसका ऑर्बिटल्स रहेंगे उसी में अप्रोच करेंगे। और जब ये अप्रोच करता है तो मेटल का अपना भी तो उसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन और लिगेंड से आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों में रिपल्शन भी होता है। और रिपल्शन होने के कारण इसमें स्प्लिट हो जाता है ना। इसके जो डिजेनरेट फॉर्म में है डी ऑर्बिटल्स वो स्प्लिट कर जाता है। ये जो डिजेनरेट फॉर्म में है इसका डी ऑर्बिटल क्या करता है, जो आने वाला इनकमिंग हमारा लिगेंड है, लिगेंड जब भी आएगा वह तो नेगेटिव चार्ज लेके आएगा या फिर अपना लोन पेयर लेके आएगा। तो जब वो उसको लेकर के आएगा तो उस समय में क्या होता है, दोनों के बीच में एक रिपल्शन जनरेट होता है। और उस रिपल्शन के कारण ये ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं। और ये ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं तो जिस भी ऑर्बिटल में रिपल्शन ज़्यादा होता है वो हायर एनर्जी में चले जाते हैं, जिस भी ऑर्बिटल में रिपल्शन कम होता है वो लोअर एनर्जी में जाता है। तो कौन सा ऑर्बिटल हायर एनर्जी में जाएगा, कौन सा ऑर्बिटल लोअर एनर्जी में जाएगा, तो इसके देखने के लिए पहले हमको उसके ऑर्बिटल के बारे में जानना होगा, है ना। उसके डिफरेंट ऑर्बिटल का शेप क्या है वो देखना होगा। और सीएफटी इस तरह की चीज को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था आपके जो है आयनिक टाइप क्रिस्टलाइन सॉलिड में, है ना। किसमें ऑब्जर्व किया गया था, आयनिक टाइप क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना। तो आयनिक टाइप क्रिस्टलाइन सॉलिड में पहली बार इस तरह की चीज को ऑब्जर्व किया गया था जब इन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी किया, देखा उसमें तो एनर्जी लेवल उसको जो है स्प्लिटिंग वे में दिखा। तो जब फर्स्ट टाइम इसने इसी तरह के कंपाउंड में देखा, इसलिए इसको जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं ना। क्रिस्टल वर्ड इसी से आया है क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में पहली बार ये देखा गया था, है ना। तो अगर कहीं पर ये छोटा सा क्वेश्चन रहे
कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्यों कहते हैं, तो इस कारण से इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं ना। और ये वैलेंस बॉन्ड से क्यों अलग है, क्योंकि यहाँ लिगेंड को एज ए पॉइंट चार्ज मानते हैं ना, और जब चार्ज आता है और उसके साथ वो नेगेटिव आता है और जो हमारे मेटल में नेगेटिव है उसके कारण रिपल्शन के कारण ये स्प्लिटिंग जनरेट करता है। तो सबसे पहले हम लोग डी ऑर्बिटल्स को देखेंगे कि उसका शेप क्या है, तब हमें ये इजीली समझ में आएगा कि होता क्या है एक्चुअली में, कौन जाता है। हम लोग बार बार देखते हैं ना कि एक T2G लोअर में रहता है, EG अपर में जाता है, तो वो होता क्यों है, उसको जानने के लिए हमें पहले शेप जानना पड़ेगा। तो शेप्स देखते हैं डी ऑर्बिटल का। तो डी ऑर्बिटल को शेप वाइज है ना, या फिर उसके अरेंजमेंट, उसके ओरिएंटेशन वाइज से हम उसको दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं ना। एक हम लिख सकते हैं एक्सियल और दूसरे को लिख सकते हैं नॉन एक्सियल। तो जैसे कि हम इसको पहले नॉन एक्सियल को लिखते हैं। ये एक होता है नॉन एक्सियल और दूसरा को हम लोग लिखते हैं एक्सियल। तो इस दो तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक्सियल और नॉन एक्सियल। नॉन एक्सियल मतलब वो एक्सिस पे नहीं रहेगा है ना, और एक्सियल मतलब वो एक्सिस, ऑन द एक्सिस रहेगा। तो सपोज हम नॉन एक्सियल वाला ड्रॉ करते हैं। हम पहले ये बना लेते हैं फ्रेमवर्क, हमारे लिए आसान होगा। ठीक है, ये x है, ये y है, ये मान लेते हैं x है, ये z है, ये y है और ये z है। यही तीन कोऑर्डिनेट हम कर सकते हैं, क्योंकि एक ही में हम दिखा सकते हैं, बट हमारे पास 3 डायमेंशनली अप्रोच करने का पॉसिबिलिटीज इस बोर्ड में नहीं है ना। अगर हम लोग एनिमेटेड वे में देखेंगे तो एक ही पिक्चर में आप तीनों को देख सकते हैं है ना, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। अगर इसको x इसको y मान लिए तो इधर z डायरेक्शन देना होगा है ना। तो अब देखिए कैसे होगा। जैसे सपोज अगर हम इस ऑर्बिटल के बारे में जानना चाहते हैं तो ये इन बिटवीन x एंड y रहेगा है ना। तो इन बिटवीन x एंड y रहा, तो ये तो एक्सिस में नहीं रहा, एक्सिस तो हमारा ये हो गया x और y, तो ये इन बिटवीन प्लेन में रहा। तो अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, dxy। तो इस ऑर्बिटल का नाम dxy है। और एक चीज और देखिए, जो भी लिगेंड हमारा अप्रोच करता है, तो लिगेंड जब भी अप्रोच करेगा वो एक्सियल से अप्रोच करता है ना, एक्सिस के थ्रू अप्रोच करेगा। तो समझिए कि अगर एक्सिस के थ्रू अप्रोच कर रहा है, तो जब वो एक्सिस के थ्रू अप्रोच कर रहा है तो वहां पर तो ये ऑर्बिटल नहीं मौजूद है, मतलब ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा। अगर ये ऑर्बिटल बनाने का मतलब क्या हुआ कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिलेगा हमें, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन का फाइंडिंग ये यहाँ पर है और दूसरा जो अप्रोच कर रहा है वो इस एक्सिस पे कर रहा है या इस एक्सिस पे कर रहा है, तो रिपल्शन उतना ज्यादा नहीं होगा, इसलिए ये लोअर एनर्जी में रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब एक तरह से कह सकते हैं जितने भी नॉन एक्सियल है वो हमारे लोअर एनर्जी में रहेगा। चलिए एक्स जेड को देखते हैं। ये भी इन बिटवीन स्पेस में अगर हमने बना दिया, क्योंकि सारे के सारे नॉन एक्सियल देख रहे हैं हम लोग है ना। नॉन एक्सियल मतलब जो एक्सिस पे ना हो, तो ये कौन सा हो गया हमारा, डी एक्स जेड या जेड एक्स जो लिखिएगा। इस केस में क्या हो जाएगा हमारा, इसको लिखते हैं हम लोग डी वाई जेड या जेड वाई जो लिखिएगा। तो ये तीनों जो ऑर्बिटल है, इस तीनों ऑर्बिटल में रिपल्शन बिल्कुल कम होगा, क्योंकि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, वो एक्सिस पे नहीं है, वो इन बिटवीन एक्सिस पे है। और जो इनकमिंग लिगेंड है हमारा, जिसको हम लोग पॉइंट चार्ज मान के चले हैं, वो एक्सिस के थ्रू आता है। तो इसका मतलब ये रिपल्शन में सबसे कम रहेगा तो लोअर एनर्जी में रहेगा, जो कि T2G में जाके बैठा रहता है। करेक्ट। अब एक्सियल वाले देखते हैं हम लोग। एक्सियल वाले में क्या है हमारा, ये x है और ये y है। ठीक है, किस तरह से रहता है, ये इस तरह से रहता है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, dx2 y2। अब देखिए ये जो है आपका ऑर्बिटल, अब जो इनकमिंग लिगेंड है जिसको पॉइंट चार्ज मान के चले हैं, वो आएगा एक्सिस के थ्रू। इसका भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन कहां पर है, एक्सिस के थ्रू ही है, चाहे वो y एक्सिस से आए या x एक्सिस से आए। तो क्या होगा, ये रिपल्शन ज्यादा देगा, तो इसीलिए ये हायर एनर्जी में रहता है। कहां पे रहता है, EG लेवल में रहता है। और दूसरा ऑर्बिटल क्या है हमारा, इसको x मान लीजिए, इसको z। ओके, तो देखिए ये भी जो है हमारा एक्सिस के थ्रू होता है, तो ये dz, ये इसका नाम हो गया dz2। तो dz2 हो या dx2y2 हो, ये दोनों एक्सिस के थ्रू है, और इसको हम लोग कहते हैं एक्सियल ऑर्बिटल है ना, इसको नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल को दो पार्ट में हमने बांटा है, एक एक्सियल और एक नॉन एक्सियल तरीके से बांटा है ना। और जब केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में, तो वहाँ इन डिटेल पढ़ेंगे है ना कि ये ऑर्बिटल का, इसमें और भी बहुत कुछ पढ़ना होता है। बस हम लोग को जितना क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जरूरत है उतना ही ऑर्बिटल को हम लोग यहाँ पे लेकर के आए हैं ना। लेकिन जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे
जहाँ पर एक्चुअली बैक बॉन्ड है सारे केमिस्ट्री का, उस समय में S का भी पढ़ेंगे, P का भी पढ़ेंगे, D का भी पढ़ेंगे, है ना। तो किस तरह से होता है वहाँ बहुत, इवन इस ऑर्बिटल में अभी भी बहुत कुछ जानने लायक है, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग को यहाँ नहीं छू सकते हैं ना, हमें उसके लिए एक सेपरेट यूनिट लेक्चर बनाना पड़ेगा, है ना। तो सेपरेट यूनिट लेक्चर में उसको देखेंगे। अभी फिलहाल जितना ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो इंट्रैक्शन क्यों हो रहा है, एनर्जी क्यों हाई हो रहा है, वो हम लोग यहाँ डील कर रहे हैं कि इसमें एनर्जी कम होगा, ये T2G लेवल में ये डाउन में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इन बिटवीन एक्सिस से आ रहा है, एक्सिस से आ रहा है और ये इन बिटवीन एक्सिस पड़ा हुआ है, यहाँ पर ये एक्सिस में पड़ा हुआ है, इसलिए रिपल्शन हाई होगा, तो ये अपर लेवल में जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ इसमें जानना था। और दूसरा चीज़ क्या इसमें हम लोग देख सकते हैं, देखते हैं, एक वो चीज़ हम इसमें बता ही देते हैं जो कि केमिकल बॉन्डिंग में ज़रूरत होता है, लेकिन कभी कभी यहाँ भी ज़रूरत पड़ता है कि T2G वर्ड कहाँ से आया, है ना। हम लोग जो ये लिखते हैं T2G वर्ड कहाँ से आया, तो हम इसको करते हैं SPTF। ये सब हमारा सबसेल है, और इस सबसेल का जो ऑर्बिटल होता है उसका नेचर क्या होता है, उसका साइज क्या होता है, वो देखते हैं। S का क्या होता है, शेप। तो देखिए यहाँ पर XY प्लेन हम डाल दिए, तो कहीं से भी देखिए ये इक्वल है ना। ये P है, ठीक है, ये D है, ये F है, हाँ ऐसे रहेगा F, है ना। सो इसमें अब यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री देखिए, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। यहाँ सेंटर ऑफ, हम यहाँ पर लिख देते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसमें प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री ये देखिए पॉइंट, ये इस जगह में जहाँ है, यहाँ से चारों तरफ वो इक्वल डिस्टेंस में, आप जहाँ भी जाइएगा, इधर जाइएगा तो भी मिल जाएगा, इधर जाइएगा तो भी मिल जाएगा, इधर इधर कहीं भी जाइए आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इस केस में सिर्फ इस डायरेक्शन में गए तो मिला और इस डायरेक्शन में गए तो मिला, लेकिन अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो कुछ नहीं मिलता है हमको, है ना। इस केस में देखिए, इधर जाइए, इधर जाइए, इधर जाइए, इधर जाइए, चारों तरफ इक्वल मिल रहा है। इसमें भी वही केस है, इसमें गए मिल गया, इसमें गए इसमें मिल गया, ये में मिल गया, लेकिन इसमें गए तो नहीं मिला हमें, है ना। तो यहाँ इक्वल नहीं है। तो ये जो आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो इसके कारण से हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो है जिराडे और अनजिराडे लिखने की कोशिश करते हैं हम लोग ना, जिसमें डी हमारा यहाँ पर आ गया, जिसको हम लोग इस तरह से करते हैं, जो अभी हम लोग डील कर रहे हैं, ये T2G और ये EG, है ना। तो T2G और EG मतलब ये आपका जिराडे हो गया, ये अनजिराडे हो गया, ये अनजिराडे हो गया, ये जिराडे हो गया, है ना। तो इतना जान के रखिए। और ये अल्टरनेट S से शुरू कीजिएगा तो ये अल्टरनेट वे में जाता है, जिराडे अनजिराडे, जिराडे अनजिराडे, है ना। तो जिराडे अनजिराडे, जिराडे, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो जिराडे, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो अनजिराडे, फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो जिराडे, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो अनजिराडे, है ना। तो इस तरह से। और इसका जो मतलब कि जो आगे जाकर के ये क्वेश्चन आएगी केमिकल बॉन्डिंग में कि कहाँ से कहाँ हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं ना, उसका जो सिलेक्शन रूल है वो क्या है। तो जिराडे से अनजिराडे जा सकते हैं, अनजिराडे से जिराडे जा सकते हैं ना, इस तरह से आप जा सकते हैं। ये शिफ्टिंग हो सकता है इलेक्ट्रॉन का, है ना, ट्रांजिशन हो सकता है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। अनजिराडे से अनजिराडे जो है ये पॉसिबल नहीं है, और जिराडे से जिराडे, है ना, जिराडे से जिराडे ये ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब सिंपली कह सकते हैं S से P में जा सकते हैं, P से S में जा सकते हैं, P से D में जा सकते हैं, D से P में जा सकते हैं, लेकिन S से D नहीं आ सकते हैं और D से S नहीं जा सकते हैं, है ना। ये वाला पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए, है ना, जिराडे से जिराडे नहीं जा सकते हैं आप, हमेशा जिराडे से अनजिराडे और अनजिराडे से जिराडे जा सकते हैं, ठीक है। और क्या चीज़ है इसमें जो हम इसको लेके जा सकते हैं, इसमें तो और कुछ नहीं। अब हम लोग सीधे देखेंगे कि ये स्प्लिट कैसे करता है ना। ऑर्बिटल्स में डिटेल हो गया, कुछ भी डाउट है आप हमको पूछ सकते हैं ना, हम एक्सपेक्ट करेंगे वही कि आपका ये रेगुलर क्लास है और आप जो है जो भी डाउट आपका आ रहा है वो आप हमसे पूछेंगे। सो अभी हम लोग देखेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, है ना। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देखेंगे किस तरह से हो रहा है। तो जस्ट एक एग्जांपल को लेके चलते हैं हम लोग, टिटेनियम हेक्साफ्लोराइड 2-। तो यहाँ टिटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा, तो X + 6 × -1 = -2, है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये X - 6 = -2, तो X बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये X बराबर हो जाएगा
-2 + 6 = +4। तो टिटेनियम में अगर +4 हम दे देते हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, टिटेनियम कहाँ आता है, देखिए स्कैंडियम टिटेनियम। अगर मेटल को +2 स्टेट में अगर हम लोग लिखते हैं तो ये D1 और ये D2, तो +2 में अगर D2 है तो +4 में ये भी D खत्म हो जाएगा, 0 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 0, तो D 0 कॉन्फ़िगरेशन होगा ना। तो अब इसको हम लोग देखते हैं किस तरह से रहेगा। D 0 है, सबसे पहले तो इसको ले लेते हैं, ये हमारा इस जगह ड्रॉ करते हैं, ये हमारा टिटेनियम का D है ना। तो ये जो D है हमारा, ये टिटेनियम प्लस का है, टिटेनियम 4+ का है, ठीक है। अभी इस पार्टिकुलर समय में कोई लिगेंड अप्रोच नहीं कर रहा है, हम मान के चल रहे हैं कि अभी कोई लिगेंड अप्रोच नहीं कर रहा है। तो ये किस फॉर्म में है, डीजेनरेट फॉर्म में है, ठीक है। तो अब ये डीजेनरेट फॉर्म में है, आने लगा यहाँ, अप्रोच करना लगा, है ना। ये जैसे ही अप्रोच करना शुरू किया इसको, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है और इसमें जो है वो क्या करने लगा, जब तक कोई अप्रोच नहीं करेगा तो ये नॉन डीजेनरेट फॉर्म में ही रहेगा, नॉन डीजेनरेट नहीं होगा, है ना। डीजेनरेट मतलब इक्वल एनर्जी में रहेगा, पांचों डी ऑर्बिटल का एनर्जी इक्वल रहेगा। ये कभी भी वो T2G और EG में स्प्लिट नहीं करेगा। वो स्प्लिटिंग कब करता है, वो अपने ऑर्बिटल, अभी देखा ना, जब कोई आता है अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेके, सपोज लिगैंड अगर आ रहा है, अप्रोच कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ले करके, तब क्या करता है, यहाँ पर जो ऑर्बिटल है, हम इसको लिख देते हैं dxy, dyz, dxz, dx2y2 और dz2। ये बिल्कुल नॉन डीजेनरेट फॉर्म में है ना, इक्वल एनर्जी में है। जैसे ही कोई अप्रोच करता है तो इस तीनों में उतना ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि इसका हमने शेप देख लिया किस तरह से, है ना। और इस दोनों में अब फर्क पड़ने लगता है, क्योंकि हमने इसका शेप देख लिया किस तरह से, एक्सियल शेप है। तो ये जब एक्सिस में अप्रोच करता है तो ये दोनों का एनर्जी क्या हो जाएगा, इस दोनों ऑर्बिटल का रिपल्शन बढ़ जाएगा, और रिपल्शन बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, है ना, मतलब हाई एनर्जी में चला जाएगा, ठीक है। तो जब हाई एनर्जी में जाता है तभी डिजेनरेट होता है ना। तो जैसे ही लिगेंड ने अप्रोच किया, ये अभी हाइपोथेटिकल फॉर्म में आ जाता है ना। कोई कोई इसको कहता है कि ये होता है, कोई कोई किसी बुक में लिखा हुआ है कि ये नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग मान के चलते हैं कि ये हाइपोथेटिकल स्टेप है, स्टेज लिखेंगे, स्टेप नहीं, हाइपोथेटिकल स्टेज है, जहां पर क्या हो जाता है, ये एनर्जी है आपका, है ना, ये एनर्जी है, तो थोड़ा सा एनर्जी इसका बढ़ गया, है ना। लेकिन अभी भी ये डीजेनरेट फॉर्म में ही है, लेकिन लिगेंड ने अप्रोच कर दिया। अब फर्दर क्या होगा, ये फर्दर अब ये स्प्लिट कर देगा। जब ये पॉइंट चार्ज आपका क्या करेगा, ये नीचे में कम रहता है, ऊपर ही ज़्यादा रहता है, नीचे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि ये एनर्जी है, ये है ना, ये ठीक है। अब क्या होगा, ये स्प्लिट कर गया फर्दर, क्योंकि लिगेंड ने अप्रोच कर दिया, और एक्सियल वाले जो है वो ऊपर चले गए, और नॉन एक्सियल वाले जो है वो नीचे बैठ गए, जिसको हम लोग T2G कहेंगे, और एक्सियल वाले जो है वो ऊपर चला गया, जिसको हम लोग EG कहेंगे। यहाँ पर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लिखना है, हम इसको मिटा लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, है ना, बहुत सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। अब देखते हैं, ये इस तरह से आ गया, करेक्ट। इस जगह को क्या कहते हैं, जो सेंटर से निकल के गया, इसको कहते हैं हम लोग बेरी सेंटर। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, गेट के लिए बहुत जरूरी होता है ये, इस तरह का क्वेश्चन को पूछता है, क्योंकि जो छूटा हुआ है वही क्वेश्चन पूछता है गेट, है ना। बहुत स्मार्ट प्ले करता है, IIT कंडक्ट करते हैं ना, IIT तो ऐसे ही स्मार्ट है, करेक्ट। तो यहाँ से यहाँ का जो एनर्जी डिफरेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए हम लोग देख रहे हैं ना, तो इसको हम लोग कहते हैं डेल्टा ऑक्टाहेड्रल और 10DQ, ये मान के चलिए। अब इसमें क्या होता है, यहां से तो बेरी सेंटर से जो नीचे की ओर एनर्जी है हमारा, है ना, बेरी सेंटर से जो नीचे की एनर्जी है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं, ये इसका वैल्यू होता है -0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल और -4 DQ, है ना। ये क्योंकि टोटल मिला के आपको या तो 10 DQ लेके आना है, या फिर आपको जो है ये -4 DQ होगा, और या तो डेल्टा ऑक्टाहेड्रल लेके आना है वैल्यू आपको, है ना। तो इस तरह से आपको बनाना है। तो अभी ये -4 ये माइनस का और कोई मतलब नहीं है, माइनस का मतलब है कि आपका जो है ये नीचे से इस एनर्जी से डाउन में है, और ये इस एनर्जी से अप है। लेकिन जब दोनों को जोड़ेंगे तो फिर माइनस और प्लस नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है। ऐसा नहीं कि नीचे का माइनस है और ऊपर का जो ये वैल्यू है ये प्लस है, तो माइनस करके हम ये वैल्यू जो है वो +0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल है और 6 DQ है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस और प्लस 0.2 हो गया। तो ये मैथमेटिकल माइनस प्लस नहीं है, ये माइनस और ये प्लस का मतलब क्या हो गया,
कि बेरी सेंटर से नीचे है इसलिए ये माइनस है, और ये बेरी सेंटर से ऊपर है इसलिए ये प्लस 0.6 है। इस मैग्नीट्यूड को यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन भरते जाएगा तो इलेक्ट्रॉन में फिर आपको माइनस करना पड़ेगा, है ना। यहाँ जितना रहेगा उसका वैल्यू, और फिर यहाँ जितना रहेगा उसका वैल्यू, और फिर उस एनर्जी में हम लोग ये माइनस प्लस का यूज करते हैं, लेकिन इस केस में नहीं करते हैं। यहाँ पे डेल्टा ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, 4 और 6 मिलाकर कितना हो जाएगा 1 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। यहाँ 6 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा 10 DQ। तो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग कभी कभी ये वाला यूज करते हैं ना। तो आ जाते हैं, यहाँ माइनस होगा ही, है ना, ये माइनस होगा, ये बताने के लिए कि ये नीचे है। माइनस सिर्फ बताने के लिए कि ये नीचे है, और प्लस बताने के लिए कि ये बेरी सेंटर से ऊपर है। तो ये अप्रोच कर दिया। अब ईजी में कौन कौन सा है हमारा, dx2, y2 और dz2। तो ये दोनों तो एक्सियल ऑर्बिटल है हमारा, इसीलिए ऊपर है। ये तीनों हमारा नॉन एक्सियल है, dxy, dyz, dxz, है ना। तो हम लोग तो अभी ऑक्टाहेड्रल के लिए देख रहे हैं, स्प्लिटिंग हम टेट्राहेड्रल के लिए देखेंगे, स्प्लिटिंग हम लोग स्क्वायर प्लेनर के लिए देखेंगे, है ना। तो वो सब भी देखते हुए स्क्वायर प्लेनर का तो और ज़्यादा एनर्जी गैप हो जाता है ना। तो और जैसे ही एक्सक्लूसिवली CSIR और गेट के लिए हम लोग सारा चीज़ देखेंगे, क्यूबिकल के लिए देखेंगे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल के लिए देखेंगे, स्क्वायर पिरामिडल के लिए देखेंगे, है ना, सबके लिए देखेंगे वो एनर्जी, ठीक है। ये आपका एनर्जी डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से स्प्लिट हो गया। पहले लिगैंड ने अप्रोच किया तो हाइपोथेटिकल स्टेज में थोड़ा सा एनर्जी इसका बढ़ा, लेकिन अभी भी डिजेनरेट फॉर्म में। यहाँ पे गया तो नॉन डिजेनरेट फॉर्म में आ गया, है ना। तो नॉन डिजेनरेट फॉर्म हो गया, एक T2G और एक EG बन गया। अब इसमें और क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं डबली, नाम सब टर्म सब दिमाग में रखेंगे, है ना। डबली डिजेनरेट, डबली डिजेनरेट मतलब ये दोनों सेम एनर्जी लेवल पे है। डिजेनरेट का मतलब सेम एनर्जी, नॉन डिजेनरेट का मतलब सेम एनर्जी नहीं, है ना। तो ये डिजेनरेट फॉर्म हुआ, ये डिजेनरेट फॉर्म हो गया, ये दोनों नॉन डिजेनरेट फॉर्म हुआ, ये दोनों नॉन डिजेनरेट फॉर्म हुआ, लेकिन ये दोनों आपस में डिजेनरेट है, इसलिए इसको बोलते हैं डबली डिजेनरेट, और इसको कहते हैं हम लोग ट्रिपली डिजेनरेट। ये सब टर्म सब बहुत दिमाग में रखिएगा। गेट एग्जाम में पार्टिकुलरली ऐसे टर्म से क्वेश्चन पूछते हैं कि जो स्प्लिट करता है ये डी नॉन डिजेनरेट फॉर्म में, वहां पर कितने क्या कहते हैं डिजेनरेट फॉर्म बनते हैं अलग से, डबली डिजेनरेट, ट्रिपली डिजेनरेट, सिंगली डिजेनरेट, सब अलग अलग सब नॉन डिजेनरेट फॉर्म में रहता है। इस तरह से ऑप्शन डालते हैं ना, तो वो चीज में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और इसमें क्या ऐड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, और कुछ नहीं। ये जो स्प्लिट कर रहा है इसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग तो है ही लिखा हुआ यहाँ पर, जो हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो ही रहा है, ठीक है। अब हम लोग जो है CFSE कैलकुलेट करेंगे, है ना, ऑक्टाहेड्रल के लिए CFSE कैलकुलेट करेंगे कि किस तरह से CFSE कैलकुलेट्स। और एक चीज दिमाग में रखिएगा, जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जिसको CFSE हम लोग बोल रहे हैं, उससे हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी को निकालते हैं। जिसका जितना ज्यादा CFSE वैल्यू आएगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये CFSE ये क्या है आपका, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, है ना। तो हर कॉम्प्लेक्स से अलग अलग होगा, और इसका क्या होता है ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जैसे आपने अभी स्प्लिटिंग देखा था T2G और EG में, जहां पर -0.4 और आपका +0.6 है, तो उसी वैल्यू को लेते हुए हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और एक चीज हम इसको यहाँ ड्रॉ करते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी बार बार, T2G EG, ठीक है। तो ये बेरी सेंटर है, यहाँ से जो नीचे का वैल्यू है ये आपका -0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल है, और ये जो वैल्यू है ये आपका +0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल है। अब एक चीज जानिए, T2G में जितने इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे ये कॉम्प्लेक्स को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, ये स्टेबिलिटी देगा कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। जितना इलेक्ट्रॉन T2G में भरते जाएगा ये इसको स्टेबलाइजेशन देगा कॉम्प्लेक्स को, जितना इलेक्ट्रॉन EG लेवल में भरते जाएगा ये इसको डिस्टेबलाइज करेगा कॉम्प्लेक्स को। आपको ऐसा भी क्वेश्चन हम डिफरेंट तरीके से आपको इसलिए बता रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स को, क्योंकि ऐसा ऐसा एग्जांपल बन सकता है, ऐसा ऐसा एग्जांपल है मेरे पास बुक में, है ना। क्योंकि टेक्स्ट बुक बहुत सारे हैं इनऑर्गेनिक के, जहां पर बहुत सारे एग्जांपल्स है, और उसको देखना है तो आप ऐप में जाइए, वहां के क्लासेस को देखिए, सेम क्लास में आपको डिफरेंट बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, है ना। तो इसको इस तरह से सोचिए कि जैसा जैसा इलेक्ट्रॉन यहाँ भरते जाएगा
T2G में वो कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज कर रहा है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन भरते जाएगा यहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स को डिस्टेबलाइज कर रहा है। मतलब अभी अगर ऐसा हो कि 2 इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ भरा हुआ है एक कॉम्प्लेक्स में जहाँ T2G में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है और EG में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आप क्या करेंगे, ये 3 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू से 2 इलेक्ट्रॉन अपना वैल्यू निकाल लिया तो बचा 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जहां 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ है वो ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू जहां पर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है ना। इस चीज को दिमाग में रखिएगा, अभी कैलकुलेशन करेंगे उसी में पता चल जाएगा। जो अभी यहाँ स्टेटमेंट दे रहे हैं ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बन सकता है कि T2G में अगर इलेक्ट्रॉन भरते जा रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करेगा कि डिस्टेबलाइज करेगा, तो स्टेबलाइज करेगा। EG में अगर इलेक्ट्रॉन भरते जा रहा है तो कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करेगा कि डिस्टेबलाइज करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। दूसरा तरीका है DX2Y2 या DZ2 में अगर इलेक्ट्रॉन भर रहा है तो स्टेबलाइज करेगा कि डिस्टेबलाइज करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। DXY या DYZ या DXZ में अगर इलेक्ट्रॉन भर रहा है तो वो स्टेबलाइज करेगा। और एक तरीका है पूछने का कि अगर एक्सियल ऑर्बिटल्स में D के एक्सियल ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो स्टेबलाइज करेगा कि डिस्टेबलाइज करेगा। तो एक्सियल में जब भर रहे हैं तो डिस्टेबलाइज करेगा क्योंकि एक्सियल हमारा DX2Y2 है या फिर DZ2 है। तो और भी तरीके हैं क्वेश्चन पूछने के, तो डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन के साथ अगर आपको डील करना है तो मैं बार बार कह रहा हूँ आप ऐप में जाइए, अभी भी ऑफर चल रही है ना। ऐसा नहीं कि वो ऑफर वो क्लोज हो गया, बस इंतजार मत कीजिए उस ऑफर को क्लोज होने का। एक बार वो क्लोज हो गया तो नहीं ओपन कर सकता हूँ उसको, मैं भी नहीं ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस डिफरेंट तरीके से एक चीज को कैसे पूछा जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो लिमिटेड है ना। तो हम लोग CFSE कैलकुलेट करते हैं, कैसे सही CFSE कैलकुलेट करते हैं हम लोग अभी ऑक्टाहेड्रल का ही देख रहे हैं ना। तो CFSE का फॉर्मूला क्या होता है आपका, -0.4 इंटू जितना इलेक्ट्रॉन T2G में है उसको यहाँ लिख दीजिए, बड़े ब्रैकेट से शुरू करते हैं, और फिर आपका प्लस कितना है 0.6 है ना, यहाँ प्लस देने की जरूरत है या नहीं है जो भी है, इंटू जितना EG में इलेक्ट्रॉन है उसको लिखिए और ये ब्रैकेट बंद करके इसको डेल्टा ऑक्टाहेड्रल कीजिए। अब देखिए इस वैल्यू में जितना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरते जाएगा CFSE का मान बढ़ेगा है ना, उसका CFSE का नंबर बढ़ेगा, CFSE का वैल्यू बढ़ेगा। तो इसका मतलब CFSE जितना बढ़ेगा कॉम्प्लेक्स उतना ज्यादा स्टेबलाइज होगा है ना। यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो क्या करेगा, इसको घटा रहा है, इसके वैल्यू को घटा रहा है। हम जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो उस समय में आप देख सकते हैं ना। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको दिमाग में बैठा कर रखेंगे किसी का भी CFSE निकालने के लिए। ये है T2G, मतलब यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है T2G में वो मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है EG में वो मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे है ना। और कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं हम, तो ऐड करेंगे नहीं, इसको ऐसे ही लिख लीजिए एज CFSE, जो हम ऑलरेडी बोल चुके हैं आपको, एज CFSE इंक्रीजेस आपका कॉम्प्लेक्स क्या होगा का स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। जितना CFSE इंक्रीज करेगा उतना ही कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब एक चीज है हाई स्पिन लो स्पिन के बारे में हमने बताया था कि कैसे होता है। तो हाई स्पिन और लो स्पिन के लिए आपको एक जानना पड़ेगा पेयरिंग एनर्जी है ना। तो ये पेयरिंग एनर्जी होता है जो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कराता है ना। अगर पेयरिंग एनर्जी हाई रहेगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं हो पाएगा, अगर पेयरिंग एनर्जी लो रहेगा तो ही इलेक्ट्रॉन पेयरिंग अप होगा। मतलब कैसे, इसको ऐसे देखिए कि अगर है ना, इफ आपका पेयरिंग एनर्जी अगर आपका पेयरिंग एनर्जी हाई है डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से, अगर पेयरिंग एनर्जी हाई है डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से, तो आपको क्या मिलेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलेगा। मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब यहां का जो वैल्यू है डेल्टा ऑक्टाहेड्रल ये हाई हो जाएगा, ये लो हो जाएगा। ये लो होगा तो क्या होगा, यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन इजीली मूव करेगा क्योंकि पेयरिंग एनर्जी हाई हो गया। पेयरिंग एनर्जी हाई हो गया मतलब वो इलेक्ट्रॉन अब पेयर अप नहीं कर सकता है। ये जो हमारा ऑर्बिटल पड़ा हुआ है ना, तो जैसे हम इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे हैं 1 2 3, अब पेयरिंग एनर्जी इतना हाई है तो ये यहां नहीं भर पाएगा। और हाँ, अगर पेयरिंग एनर्जी लो रहेगा इससे तो फिर पेयरिंग एनर्जी होगा और ये नहीं होगा। मतलब देखिए यही चीज हो गया, इसका हाइट कम है, मतलब इसके लिए हमको एनर्जी यहां से ऊपर जाने के लिए एनर्जी कम लग रहा है, लेकिन हमको इसको पेयर अप होने के लिए ज्यादा एनर्जी लग रहा है। तो ये क्या करेगा, जहां कम एनर्जी लग रहा है वहीं पे जाएगा। तो इसीलिए जो फोर्थ है वो ऊपर भाग जाता है ना, फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर भाग जाता है क्योंकि पेयर अप करने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी लग रहा है यहाँ पे है ना। पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, पेयर अप करने के लिए ज्यादा एनर्जी लग रहा है, और उससे ज्यादा इसका जो एनर्जी वैल्यू है डेल्टा ऑक्टाहेड्रल ये कम है, इसलिए ऊपर शिफ्ट कर गया। तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया है ना। ये कब होता है, जब हमारे पास वीक फील्ड लिगैंड होता है।
तब होता है, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है तो वो ज़्यादा एनर्जी मतलब वो उसको कंप्रेस, मतलब उसको क्या करते हैं, जैसे होता है ना कि आता है दबंग और आपको ढकेल के भेज देता है, वैसा नहीं कर पाता है ना। जो वीक फील्ड लिगेंड है वो ऐसा नहीं कर पाता, इसलिए पेयरिंग एनर्जी इसका हाई रहता है। ठीक है, इसको लो करने के लिए क्या करना होता है, हमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देना पड़ता है जो कि इस पेयरिंग एनर्जी को लो कर देता है और हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाता है, तो उसको हम लोग लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं ना। तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया। उसी तरह से अगर हमारा पेयरिंग एनर्जी लो रहेगा डेल्टा ऑक्टाहाइड्रल से, तो हमारे पास क्या रहेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये सब स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन बन रहा है आपका, है ना। तो ये जो वैल्यू रहेगा ये हमारा क्या हो जाएगा, हाई रहेगा। डेल्टा ऑक्टाहाइड्रल अगर हाई रहेगा तो देखिए क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4th इलेक्ट्रॉन क्या करेगा हमारा, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी लो है तो 4th इलेक्ट्रॉन हमारा पेयर अप हो जाएगा, है ना, ऊपर नहीं जाएगा। फिर 5th भी, 6th भी। अब जगह नहीं है तब 7th वन ऊपर जाएगा, है ना, तब 7वां इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, अदरवाइज वो नीचे ही रहेगा। 7th इलेक्ट्रॉन है, 6th इलेक्ट्रॉन नीचे ही रहेगा, 7th इलेक्ट्रॉन खाली ऊपर जाएगा, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है अब नीचे में, है ना। तो जब ये डेल्टा ऑक्टाहाइड्रल वैल्यू ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से तो पेयर अप होगा, अगर ये कम है पेयरिंग एनर्जी से तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट था। और दूसरी बात है, ये वैल्यू को हम लोग कैसे लिखते हैं, पर सेंटीमीटर से लिखते हैं। तो एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर ये वैल्यू कम है, पर सेंटीमीटर कम है, मतलब जो लैम्डा मैक्स का वैल्यू है वो ज्यादा होगा, है ना। ये वैल्यू कम है तो लैम्डा मैक्स ज्यादा होगा, लैम्डा मैक्स ज्यादा होगा तो हमें पता है कि रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है, ब्लू का कम होता है, तो ये क्या होगा, इंटेंस कलर देगा, कलरफुल होगा वो, ठीक है, डीडी ट्रांजिशन में वो कलर होगा। तो ये अगर कम है तो ये, क्योंकि ये कम है मतलब पर सेंटीमीटर 1/, लेमडा कम है, इसका मतलब लेमडा ज्यादा होगा, तो लेमडा मैक्स ज्यादा होगा, लेमडा मैक्स ज्यादा होगा तो ये इंटेंस कलर देगा। ऐसा होता है कि ये वाला जो है न्यू बार है, ठीक है, और हमारा न्यू बार क्या होता है, 1/, लेमडा होता है। तो ये वैल्यू अगर कम होगा तो ऑब्वियसली लेमडा वैल्यू ज्यादा होगा, और लेमडा वैल्यू ज्यादा होगा तो ये मोर कलर देगा, ठीक है। और उसी तरह से जब ये वैल्यू ज्यादा हो जाता है, ये वैल्यू अगर ज्यादा हो जाता है 1/, लेमडा, लेमडा का वैल्यू कम हो जाएगा, तो यानी कि लेमडा मैक्स क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीज करेगा, और लेमडा मैक्स डिक्रीज करेगा तो ये कलरलेस की तरफ जाएगा, है ना, कलरलेस की तरफ जाएगा, ठीक है, हाई एनर्जेटिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये इसीलिए जो है आपका ज्यादा स्टेबल कौन सा है, हाई स्पिन और लो स्पिन में, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आपका ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स, ये इस तरह का जो सिचुएशन है ये ज्यादा स्टेबल होता है ना, ये ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि डेल्टा ऑक्टाहाइड्रल क्या होता है आपका, CFAC एनर्जी, ये ज्यादा है तो ज्यादा स्टेबल, हमने लिखा ही है, CFAC इंक्रीजेस, कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। तो एक दूसरे से रिलेट करना सीखिए, है ना, और इस रिलेशन का ही बहुत सारा क्वेश्चन होता है ना, उसको भी सॉल्व करना जरूरी है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग कॉम्प्लेक्स का CFAC वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कैसे CFAC कैलकुलेट करते हैं, 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना, एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। अब ये आपका एडवांस लेवल में घुस चुका है ना, तो फिर भी जैम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ये और इंटेंस एडवांस लेवल में जाने वाला है अभी, है ना। तो अभी हम लोग जो है 1-2 एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, 2 मैं सॉल्व कर देता हूँ, 2 आप सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। H2O 6 टाइम्स और यहाँ पर 2+ है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो वेनेडियम का ये तो ऑक्सीडेशन के लिए कुछ भी चार्ज नहीं डोनेट करता है, और जो जो अभी तक हम लोग सीख चुके हैं प्रीवियस क्लासेस से वो सारी चीजें अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम लोगों को जहां पर एग्जाम्पल दिखेगा हम लोग क्या करेंगे, जितना तरह का चीज सीखे हैं अभी तक सबको रिवीजन मार देंगे उसी कॉम्प्लेक्स में, है ना। ये एक अच्छा तरीका है पढ़ने का कि जब कॉम्प्लेक्स में जो आंसर पूछा जा रहा है उसी को नहीं सॉल्व करेंगे। यहाँ CFAC हम लोग निकाल रहे हैं तो सिर्फ CFAC नहीं निकालेंगे, हम लोग अभी तक जो एक कॉम्प्लेक्स के पीछे पड़े हुए हैं, है ना, वो सारा चीज इसमें अप्लाई कर देंगे, है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वगैरह सब चीज अप्लाई कर देंगे। तो वेनेडियम +2 स्टेट में है, तो वेनेडियम देखिए कैसे हम लोग निकालते थे, स्कैंडियम वेनेडियम, so स्कैंडियम के जस्ट स्कैंडियम टिटेनियम वेनेडियम, ठीक है। तो वेनेडियम आ रहा है, इसका मतलब मेटल +2 स्टेट में, ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है, D3 है +2 स्टेट में, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा D3। अब D3 है तो इसको हम लोग किस तरह से करेंगे, T2G EG, ठीक है, इस तरह से हो गया। अब 3 इलेक्ट्रॉन है, भरिए 1 2 3। अब CFAC निकालते हैं, सबसे पहले जो निकालना है उसको हमको करेंगे। CFAC हमें पता है -0.4 इंटू T2G, है ना, कुछ समय तक आप फॉर्मूला लिख के प्रैक्टिस करेंगे, और +0.6 इंटू EG, ठीक है,
और फिर ब्रैकेट बंद और डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। क्या वैल्यू आएगा देखिए, हमने बताया था ना T2G में अगर इलेक्ट्रॉन रहा तो वो कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करेगा, और EG में अगर इलेक्ट्रॉन रहा तो वो कॉम्प्लेक्स को डिस्टेबलाइज करेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका -0.4 इंटू T2G में कितना है 3 इलेक्ट्रॉन है, प्लस यहाँ पे एक भी नहीं है, EG में 0 है तो हम इसको 0 ही मान के चलते हैं। अब ये कितना आ गया 12 -1.2 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। तो ये तो माइनस बताने के लिए है कि कहाँ पर वो है, अदरवाइज ये आपका स्टेबल हो गया है ना, मतलब 1.2 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इसका CFSE वैल्यू है, ये आपने कैलकुलेट किया है ना। एक और सॉल्व कर देता हूँ मैं, उसके बाद फिर जो है, अच्छा हाँ, इसका हमने बताया था कि सारे पॉसिबिलिटीज निकालेंगे। यहाँ टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3 है, इसका मतलब इसका म्यू स्पिन वैल्यू क्या होगा 3.83 बोहर मैग्नेटॉन, है ना। और ये कैसे आ रहा है ये अगर देखना है तो आप मेरे प्रीवियस क्लासेस को देखिए, है ना, ऐसे नहीं मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, आपको वो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट भी वहाँ बताया गया है कि किस तरह से ये सब कैलकुलेट करते हैं, ताकि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स को देखते के साथ आप बता दें उसका म्यू स्पिन वैल्यू कितना बोहर मैग्नेटॉन होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, इसका नेचर क्या है। तो इसका नेचर क्या है इस कॉम्प्लेक्स का, ये पैरामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है, आप देख लीजिए ये पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि यहाँ पर एक भी अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, है ना। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। दूसरा एग्जांपल हमारे पास है क्रोमियम वाला, तो क्रोमियम H2O6 और कितना 2+, ये भी 2+ है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ भी क्रोमियम का 2+ ही होगा, क्योंकि वाटर जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए एक भी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट नहीं करता है। तो क्रोमियम 2+, मतलब जैसा कि मैंने बता दिया कि मुझे भी कुछ याद नहीं है कहाँ पे क्या है, लेकिन पूरा पीरियोडिक टेबल हमको जो है ना जस्ट इमेजिनेशन में है कि कहाँ कौन सा है, इसलिए उसको बैठा लेता हूँ, लिख लेता हूँ। इससे क्या होता है ना, जो याद करेंगे उसको आप भूलेंगे। हम शुरू के एकदम इनिशियल लेक्चर से अगर मेरा देखिएगा तो वहाँ मैं बोलता हूँ जो चीज़ आप याद करेंगे उसको आप जरूर भूलेंगे, बेटर है कि उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। तो हम अननेसेसरी याद करके क्या फ़ायदा, जब ये आ ही जाता है तो जस्ट लिखना है स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। मेटल +2 स्टेट में क्या है D1, D2, D3, D4, ये +2 है तो D4। कितना टाइम लग रहा है ये करने में, और सबसे ज़्यादा अच्छा तो यही है कि किसी भी एग्जाम हॉल में जाइए अब पूरा लिख लीजिए इसको, कहाँ तक, जिंक तक लिख लीजिए, है ना, और मेटल +2 में भी ये लिख लीजिए। उसके बाद क्या आपको बार बार याद करने की जरूरत पड़ेगी हर क्वेश्चन में, बिल्कुल नहीं। और आपको दिमाग में भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये वाला कितना होगा याद करना है, आप तो जाते के साथ ही रफ कॉपी में लिख लिए, है ना। उसके बाद के देखिए खेल, सारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। अब D4 है ये, तो D4 है तो इसको स्प्लिट कीजिए T2G और EG में। अब देखना है ये क्या है, हमारा वीक फील्ड लिगेंड है। इस केस में तो जरूरत नहीं पड़ा था, लेकिन ये वीक फील्ड लिगेंड है, 3 ही था, 4 होता तो वो डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड में, है ना, क्योंकि वहाँ पेयरिंग एनर्जी का खेल आ जाता है। अब यहाँ देखते हैं, ये वीक फील्ड है तो क्या करेगा, पेयर अप नहीं कराएगा, है ना। इसका मतलब पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे ज्यादा होगा, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल वैल्यू कम होगा, जिसके कारण ये ऊपर चला जाएगा, है ना। तो 1 2 3 पेयरिंग नहीं करने देगा, 4, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर गया। अब CFSE कैलकुलेट कीजिए, है ना, क्या था -0.4 इंटू T2G में कितना है 3 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 0.6 इंटू EG में कितना है 1 इलेक्ट्रॉन है। और मैंने आपको बोला था कि जब EG में इलेक्ट्रॉन रहता है वो उसको डिस्टेबलाइज करता है, और T2G में रहता है वो कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करता है। देखिए कैसे करता है, अभी आपको खुद पता चल जाएगा। ये कितना हो गया -1.2, ओके, और प्लस ये कितना हो गया 0.6, कितना आ गया ये टोटल -0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। मैग्नीट्यूड देखिए, इसका -1.2 है, इसका -0.6 है। अगर आपसे पूछा जाए कि A और B में बताइए स्टेबिलिटी का ऑर्डर, देखिए अभी कितना फट से आप बताएंगे स्टेबिलिटी का ऑर्डर। जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, जिसका CFSE ज्यादा है, वो ज्यादा स्टेबल है। ये माइनस चार्ज से आपको मतलब नहीं रहना चाहिए, है ना। माइनस मतलब वो एनर्जी लोअर साइड में, और जो जितना लोअर साइड एनर्जी में रहता है वो ज्यादा स्टेबल होता है ना। तो मैथमेटिकल से आप थोड़ा सा हटके, केमिस्ट्री का मैथमेटिक्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना। या माइनस साइन का मतलब ऋण नहीं होता है, माइनस साइन का मतलब ये स्टेबल होता है, जैसे माइनस डेल्टा। अब ये माइनस का मतलब देखिए, ये मतलब एक्सोथर्मिक, माइनस स्पॉन्टेनियस, है ना, ये सब आता है ना। तो ये सब वैल्यू को आप देखिए, यहाँ इस माइनस का मतलब है कि एनर्जी में, क्योंकि हम लोग जो बना रहे थे, ये जो बनाए हैं ये ऐसे है ना एनर्जी, तो माइनस मतलब ये नीचे साइड में आ रहा है, तो नीचे साइड में आ रहा है मतलब लोअर एनर्जी में आ रहा है, तो लोअर एनर्जी में आ रहा है तो एनर्जी कभी भी माइनस नहीं हो सकता, ये मानते हैं ना, एनर्जी माइनस नहीं हो सकता है। तो माइनस साइज मतलब लोअर, माइनस का मतलब हो गया कि इस बैरी सेंटर से
लोअर में है ना। तो लोअर में है तो हम क्या कर सकते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। जो जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा, तो आप माइनस को हटा दीजिए वहाँ से, खाली देखिए कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है। इसका 1.2 है और इसका 0.6 है, तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो गया आपका, ए विल बी मोर स्टेबल देन बी। देखिए इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन मिल के भी अपने आप को स्टेबल नहीं बना पाया है ना, लेकिन यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन कर लिया। लेकिन वही चीज़ अगर यहाँ पर कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स रहता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, फिर इसका CFSE वैल्यू ज़्यादा हो जाता। कैसे, क्योंकि 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ आता तो 4 गुना होता है इससे, 1.6 होता है ना, 1.6 और ये 1.2, तो फिर ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, बी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है कंपेयर टू ए। तो इस तरह से हम लोग कंपेयर करते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर को, है ना। अभी आ जाते हैं इसमें, देखते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 4, तो इसका म्यू स्पिन वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 4.90 बोर मैग्नेटॉन, है ना। ये पैरामैग्नेटिक है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आपको तभी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जब मेरा लेक्चर 1 से लेके 5 तक भी देख लेंगे आप, है ना, क्योंकि ये 6 लेक्चर चल रहा है। तो हमको लगता है कि आज इतना, हाँ 2 एग्जाम्पल मैंने बोला था आपको दूंगा मैं, आप सॉल्व कीजिएगा उसको, है ना, अपने से ट्राई कीजिए वो दोनों एग्जाम्पल को सॉल्व करने का। एग्जाम्पल नंबर बी हो गया, तो एग्जाम्पल नंबर सी में जो है हम आपको दे रहे हैं मैग्नीज H2O 2+, और डी में दे रहे हैं हम आपको, ट्राई कीजिए अभी सॉल्व कर देने का, H2O 6 होगा यहाँ पे, 6 और 2+, ये दोनों कॉम्प्लेक्स को ट्राई कीजिए, आप सॉल्व कीजिए और हमको बताइए दोनों का CFSE वैल्यू क्या होगा, और फिर हमको ये भी बताइए दोनों में से स्टेबल कौन ज़्यादा होगा, और ये बताइए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ईच में क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा, म्यू स्पिन वैल्यू क्या होगा। इतना सारा चीज़ आप बताइए। क्या क्या बताना है आपको, सबसे पहला आपको बताना है इसका CFSE वैल्यू क्या होगा, आपको बताना है दोनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर देना है, आपको बताना है इसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, आपको बताना है इसका म्यू स्पिन वैल्यू, आपको बताना है इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो इतना चीज़ को आप लेके चलेंगे, है ना। तो कितना, 1 2 3 4 5 चीज़ आप बताएंगे इस दोनों कॉम्प्लेक्स के बारे में, है ना। क्योंकि देखिए कितना ईजी है ये सब बनाना, खाली आप इसको इस तरह से फ्रेम स्प्लिट कर दीजिए बेस्ड ऑन वीक फील्ड लिगैंड है, इतना भी मैं आपको बता देता हूँ, और ये सब वैल्यू को बताइए। तो जहाँ भी एग्जांपल मिले, जितने तरह की चीज़ें आपने सीखा है सबको डाल दीजिए उसमें, है ना। और मैं 20 तारीख से, मंडे से आपका जो है अभी फिलहाल IIT जैम का क्लास में शुरू कर रहा हूँ मंडे से, मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे से जो है CUET का भी क्लासेस शुरू हो जाएगा। अगर आप CUET इस जून में देना चाहते हैं तो वहाँ क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन IIT जैम 2024 का जो क्लास है वो फुल लेंथ क्लास है ना, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो मंडे से ही शुरू हो रहा है, ठीक है। और CSIR वालों के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा, मैं आपको दिसंबर के लिए दे सकता हूँ, है ना, जून के लिए मैं स्टार्ट नहीं करूँगा, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा, है ना, क्योंकि अभी पूरे टॉपिक पूरे कंटेंट जब तक रेडी नहीं हो जाएंगे हम CSIR के लिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके साथ जब तक ईमानदारी तरह से नहीं रहेंगे, हम दोनों, आप भी नहीं ग्रोथ कर सकते हैं, हम भी नहीं ग्रोथ कर सकते हैं ना। तो हमें कुछ टाइम दीजिए, गेट और CSIR भी आपको जून के बाद लॉन्च हो जाएगा, जून तक हमको टाइम दीजिए, जून के बाद आपको एक फुल फ्लेज बैच में लॉन्च करूंगा, CSIR का भी और गेट का भी। लेकिन IIT जैम का लॉन्च हो चुका है 20 तारीख, मानी कि मंडे से क्लास शुरू होगा IIT जैम का, मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे या थर्सडे से आपका CUET का भी क्लासेस शुरू हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो देखते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कॉन्सेप्ट भी भूल जाएंगे आप, ठीक है। तो ट्राई कीजिए सीखने का, केमिस्ट्री सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, केमिस्ट्री कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा अगर आपने केमिस्ट्री का हाथ थाम लिया तो, है ना। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट।